तो गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। हमको पढ़ना है क्या? बिल्डिंग मटेरियल्स। ये सिविल का सब्जेक्ट है जिसका नाम है बिल्डिंग मटेरियल्स ना। सब्जेक्ट का नाम से बिल्डिंग मटेरियल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए मटेरियल्स के प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं ना। मतलब इसके अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन या भवन निर्माण में यूज किए गए मटेरियल, जिस मतलब मटेरियल से हम लोग भवन का निर्माण करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करना, इसके अंतर्गत आता है ना कि उसका जो प्रॉपर्टीज है क्या है या उसकी हार्डनेस क्या है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स। तो इससे पहले बिल्डिंग मटेरियल्स, सबसे पहले पहला हेडिंग डालते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। क्लियर है? दिखाई दे रहा है? मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं या प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, या बिल्डिंग मटेरियल्स, यहाँ पे बीएम कर सकते हैं बीएम ना, कि जो हमारा बिल्डिंग, मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल्स में हम लोग को बनाना है कंस्ट्रक्शन से एक वॉल है, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो उसका प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं 3 टाइप से हम लोग ज्ञात करते हैं। जो उसका प्रॉपर्टीज रहेगा वो, हाँ 3 टाइप मिनिमम, लेकिन ऐसे बहुत होगा। जैसे मान लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेट, वो होता है मैग्नेट साइड प्रॉपर्टी, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तमाम ऐसे प्रॉपर्टीज है, लेकिन हम लोग को पढ़ना 3 है। तो लोग जो 3 पढ़ना क्या है, पहला इसमें जान सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है उनमें हम लोग को 3 करना। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ना, इसके बाद हमारा आ जाएगा दूसरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ना। इसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ना। 3 चीज पढ़ना है। 3 चीज कैसे पता करेंगे? मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन है, उस पर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्ञात है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत ना, इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत मटेरियल्स पे बिना लोड लगाए, मतलब जो ये प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत मटेरियल्स पे बिना लोड लगाए ना, बिना लोड लगाए उसकी प्रॉपर्टी ज्ञात करते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ना। फिजिकल मतलब बिना लोड लगाए। और जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा वो मटेरियल्स पे एक्सटर्नल लोड लगा के, उसकी प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा आपका कंप्रेसिव, या टोटल जितने स्ट्रेस है, कह सकते हैं स्ट्रेस ना, जितने भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस, हार्डनेस ना, टफनेस इत्यादि ना। और ये क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन है या उसमें यूज किए गए मटेरियल वो वातावरण के संपर्क में रहता है या एटमॉस्फेयर में रहता है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन या रिएक्टिविटी से ना उस मटेरियल से प्रॉपर्टी का पता चलता है। उसके केमिकल रिएक्टिविटी या रिएक्शन से पता चलता है कि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है ना। तो चलिए यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे आपका मास हो गया या डेंसिटी हो गया ना, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ना, फायर रेजिस्टेंस ना, स्पॉलिंग रेजिस्टेंस etc ना। और जो हमारा रहेगा वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी में कहा सकता है उसको कह सकते हैं डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी हमारा तो वो, क्योंकि डेंसिटी ना, डेंसिटी इसमें जो लोड लगा चेक करते हैं, क्या कम स्ट्रेंथ, फटीग,
फटीग ना, स्ट्रेंथ, फटीग, ठीक, हार्डनेस ना, हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी ना, ना, ड्यूरेबिलिटी, इटिस, कुछ भी इटिस और भी हो सकता है जिसमें लोड लगा कर मटेरियल्स का प्रॉपर्टी का अध्ययन कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में एक लाइन लिख लेना बस, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ना, रिएक्टिविटी या रिएक्शन, रिएक्शन ना, केमिकल रिएक्टिविटी या रिएक्शन, ठीक। तो हम बिल्डिंग मटेरियल पहला हम लोग लिखा प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स है, प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग मटेरियल मान लीजिए कोई है तो उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्या ये जो है बिल्डिंग मटेरियल्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत हम कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए सभी मटेरियल्स की प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानना हो, इसमें सब याद करने वाला चीज है, जो टर्म्स है उसको आपको याद करना, बहुत ही अच्छे तरह से याद करना है, ऐसे आप बिल्डिंग मटेरियल्स में भूल जाएंगे, ठीक। तो चलिए ये हो गया पहला हेडिंग था प्रॉपर्टीज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स ना, आपको याद करना होगा, ठीक। हाँ, इसके बाद हम लोग जानते हैं सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल्स, अब बिल्डिंग मटेरियल्स, मटेरियल्स ना, बिल्डिंग मटेरियल हमने बताया बिल्डिंग मटेरियल्स ना, बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स, मटेरियल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज का स्टडी, समझ सकते हैं आप, लिख लीजिए। बिल्डिंग मटेरियल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन में यूज किए गए मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं ना। अब हम आगे देखेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल्स में ना, बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पे कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, या बिल्डिंग मटेरियल्स में लिख लेना है यहाँ पे, बिल्डिंग मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं। क्या बोला गया, बिल्डिंग मटेरियल्स में कौन कौन से मटेरियल, अच्छा एक होता बिल्डिंग मटेरियल तो बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं, कह सकते हैं फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, ब्रिक, स्टोन, टिम्बर, सीमेंट, बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो उसके लिए हम लोगों ने उसको एक 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और जो मटेरियल्स हैं उनको उन्हीं 3 पार्ट में कहीं न कहीं रख दिया गया है। इससे पता चलता है कि कह सकते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स के रूप में कौन कौन सा मटेरियल आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पे 3 प्रकार के मटेरियल्स यूज करते हैं ना। बिल्डिंग मटेरियल्स के यूज में 3 प्रकार के मटेरियल्स यूज करते हैं, कह सकते हैं कौन कौन से ना, 3 प्रकार। हम लोग कह सकते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पे 3 प्रकार के मटेरियल यूज कर सकते हैं। आपका पहला हो सकता है ना, पहला हो सॉलिड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल्स ना, मटेरियल सॉलिड मटेरियल। दूसरा कह सकते हैं सीमेंटिंग मटेरियल,
सीमेंटिंग मटेरियल, बंधक पदार्थ ना। और हम तीसरा कह सकते हैं प्रोटेक्टिव मटेरियल, प्रोटेक्टिव मटेरियल, समझ गया। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर, सॉलिड मटेरियल, जितने भी सॉलिड मटेरियल होंगे जो कंस्ट्रक्शन में यूज होंगे या बिल्डिंग में यूज होंगे, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं पहला ब्रिक, दूसरा स्टोन, तीसरा टिम्बर, चौथा आयरन ना। इसके अलावा ब्रिक, स्टोन, टिम्बर। अब सीमेंटिंग मटेरियल में लिख सकते हैं लाइम एंड सीमेंट ना, सीमेंट। प्रोटेक्टिव मटेरियल में हम लिख सकते हैं जो वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं पेंट, प्लास्टर, पेंट, प्लास्टर, वार्निश, पेंट, प्लास्टर, वार्निश। तो हम लोग क्या जाना कि बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, तो ऐसे तमाम मटेरियल, लेकिन उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। वो है सॉलिड मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल, प्रोटेक्टिव मटेरियल। इस तरह हमको पता चल जाएगा कि जो मटेरियल हमारा सॉलिड मटेरियल ब्रिक है, स्टोन है, टिम्बर है, आयरन है, जो सीमेंटिंग मटेरियल लाइम, सीमेंट है, और जो प्रोटेक्टिव मटेरियल वो है पेंट, प्लास्टर, वार्निश, etc। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक, क्लास को थोड़ा सा ना तेज फास्ट इसलिए क्योंकि आपका कंप्लीट भी करना सिलेबस, इसलिए आपको बस स्क्रीनशॉट ले लेना है, लिख लेना है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक, तो हम लोग आगे देखेंगे। अब यही हम लोग को स्टडी करना है, हमारा सॉलिड मटेरियल जो स्टोन होगा, इसको सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे ना। अब स्टोन के बारे में हमको स्टडी करना है, तो चलिए स्टोन के बारे में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि जो स्टोन है हमारा, वो हमको कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है ना स्टोन। तो चलिए देखते हैं। जो स्टोन होता है हमारा, ये स्टोन है, ये स्टोन हमको मिलेगा रॉक से ना। जो रॉक हमारा होगा हमको मिलेगा रॉक मिनरल से, रॉक मिनरल से ना। तो रॉक मिनरल से बनेगा रॉक, और रॉक से बनेगा स्टोन ना, स्टोन। ठीक, हमको पता है, यानी इससे पहले हमको पढ़ा होगा रॉक मिनरल क्या, रॉक मिनरल क्या। तो इसको कह सकते हैं कि रॉक मिनरल एक ऐसा मिनरल है, लिख लो, रॉक मिनरल ऐसा मिनरल्स है, ऐसा मिनरल्स है जिनसे मिलकर रॉक का निर्माण होता है। मतलब कह सकते हैं रॉक मिनरल्स एक ऐसा मिनरल्स है जिनसे मिलकर रॉक का निर्माण होता है। मान लीजिए कोई रॉक है ना, वो किसी न किसी मिनरल से मिलकर ही बना होगा ना, तो उसी को कहते हैं कि रॉक मिनरल्स एक ऐसा मिनरल्स है जिनसे मिलकर रॉक का निर्माण होता है। अब मान लेते हैं कि कोई एक प्रकार का रॉक है ना, तो तमाम मिनरल से मिलकर बना हो सकता है एक ही प्रकार के मिनरल से मिलकर बना हो, या हो सकता है कई प्रकार के मिनरल से मिलकर बना हो, तब ये सॉलिड हुआ होगा ना। तो इसी के हिसाब से हमको दूसरा एक टाइप पता चला कि जो हमारा रॉक मिनरल्स होगा ना, रॉक में उपस्थित मिनरल्स के आधार पे ना, तो अब ये कह सकते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ये कह सकते हैं कि रॉक में उपस्थित मिनरल्स के आधार, रॉक में उपस्थित मिनरल्स के आधार, रॉक को 2 पार्ट में, मोनो मिनरलिक रॉक, मोनो मिनरलिक रॉक, और दूसरा आपका पॉली मिनरलिक रॉक ना। ये आपको याद करना होगा। रॉक में उपस्थित मिनरल्स के आधार पर रॉक को 2 प्रकार में बांटा, मोनो मिनरलिक रॉक, पॉली मिनरलिक रॉक। अब यहाँ से देखना, मोनो मिनरलिक रॉक जिन प्रकार के रॉक में या जो इस प्रकार की रॉक या जो एक मिनरल से मिलकर बनी है उनको मोनो मिनरलिक रॉक कहते हैं। और वे रॉक जो एक से ज्यादा मिनरल से मिलकर बनी है ना, उसको बोलेंगे पॉली मिनरलिक रॉक। अब जैसे एक मिनरल से, इसमें यहाँ पे लिख लेना, जो रॉक एक मिनरल से ना, मिनरल से मिलकर बनी ना,
एग्जाम्पल में लिख लेना जिप्सम, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, ये याद करना आपको, एग्जाम्पल मस्ट होता है इसमें ना, जिप्सम और मैग्नेसाइट ना। मोनोमिनरल जो या वे रॉक जो एक मिनरल से मिलकर बनी हो, जिनमें मिनरल्स जो पाए जाएंगे वो एक ना, ऐसे रॉक को हम लोग कहते हैं मोनोमिनरलिक रॉक। और पॉलीमिनरलिक रॉक वे रॉक जो एक से ज्यादा मिनरल से मिलकर बने हैं ना, एक से ज्यादा मिनरल से मिलकर बने, एक से ज्यादा। तो इसको आप एग्जाम्पल में लिख लेना, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो एक से ज्यादा मिनरल्स में पाए जाते हैं, ठीक। समझ में आया मोनोमेरिक और पॉलीमेरिक, इतना समझ में आया। तो अब आगे चलते हैं, एक बार देख लें, ठीक। मोनोमेरिक रॉक जो रॉक एक प्रकार के मिनरल से मिलकर बने हैं तो मोनोमेरिक, वे रॉक जो एक से ज्यादा मिनरल से मिलकर बने हैं उनको पॉलीमेरिक रॉक कहते हैं ना। अब हम लोग रॉक मिनरल पढ़ लिए, लेकिन आप जानते हैं कि रॉक मिनरल्स कौन कौन होते हैं या उनका क्या नाम है, ठीक ठीक। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ना, इसको भी हम रॉक कर देते हैं ना। पहले हमको पढ़ना है, जब मिनरल शब्द आया, क्योंकि मिनरल से ही रॉक बनेगी, तो सबसे पहले मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने देखा, अभी देखा हम लोगों ने कि रॉक में उपस्थित मिनरल्स के आधार पर मिनरल्स को दो पार्ट में बांटा गया है, दो आधार पर बांटा गया है। पहला मोनोमेरिक रॉक, दूसरा पॉलीमेरिक रॉक। जो मोनोमेरिक रॉक है वो एक प्रकार के रॉक, उस प्रकार के रॉक में एक प्रकार का मिनरल पाया जाता है। जो पॉलीमेरिक रॉक होते हैं उन रॉक में एक से ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं ना। तो अब हम लोग देखेंगे मिनरल्स इन इग्नेशियस रॉक ना। अब मतलब मिनरल्स होगा तो किसी न किसी रॉक का तो होगा है, या इग्नेशियस रॉक जो बनती है। अभी रॉक का क्लासिफिकेशन अलग बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिखना होगा मिनरल्स इन इग्नेशियस रॉक ना, मिनरल्स इन इग्नेशियस रॉक ना, मिनरल इन इग्नियस रॉक है ना, संभावना ज्यादा होती है ना। तो उसकी हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उसको कैसे, या उनकी प्रॉपर्टी क्या है ना। तो पहले लिख सकते हैं हॉर्न ब्लेड, हॉर्न ब्लेड या एम्फोबीड या एम्फोबीड ना, हॉर्न ब्लेड या हॉर्न ब्लेड या एम्फोबीड। तो सबसे पहले इसमें आप लोग लिख लेना ना, हॉर्न ब्लेड या भारी, ये आपको याद करना होगा, ये भारी मजबूत, भारी मजबूत टिकाऊ होता है ना, होता है, या कह सकते हैं हैवी, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल होता है, ठीक। दूसरा इसमें हम लोग कह सकते हैं इसकी हार्डनेस, इसकी हार्डनेस 6 होती है ना। हम तीसरा कह सकते हैं जब विघटन के बाद, जब विघटन के बाद क्लोराइड में बदल जाता है, जब विघटन के बाद क्लोराइड में बदल जाता है ना, ठीक। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, मतलब ये भारी होगा, मजबूत होगा, टिकाऊ होगा, परंतु यहाँ पे लिख लेना भंग होता है, परंतु ब्रिटल होता है, ब्रिटल होता है ना। हॉर्न ब्लेड या एम्फीबोल या भारी, टिकाऊ, मजबूत, परंतु ब्रिटल होता है, इसकी हार्डनेस 6 होती है, जब विघटन के बाद क्लोराइड में बदल जाता है। इतनी बात समझ में, ठीक। अब ये जो दूसरा हमारा मिनरल्स है, ये हमारा पहला मिनरल्स था, ठीक। अब दूसरा जो मिनरल्स रहेगा हमारा वो हो जाएगा अगाइड या
अगाइड या पायरॉक्सिन ना, अगाइड या पायरॉक्सिन ना, अगाइड या पायरॉक्सिन। इसमें जो पहला होगा ये कह सकते हैं ये हॉर्नब्लेंड की तरह ही होता है, यह भी हॉर्नब्लेंड की तरह होता है ना, परंतु उससे भारी होता है, परंतु उससे मजबूत। हॉर्नब्लेंड की तरह होता है परंतु उससे मजबूत होता है। इसकी हार्डनेस या इसका दूसरा लिख सकते हैं इसका डेंसिटी 30 से 36 किलो न्यूटन मीटर क्यूब होती है ना? ये क्या है इसका, ठीक। इसके बाद इसी में तीसरा कर सकते हैं, ये भी विघटन के बाद ना, ये भी ना अगाइड ना, ये हाइड्रेशन, यह हाइड्रेशन के बाद क्लोराइड में बदल जाता है। इसकी जो हार्डनेस होती है वो 5 से 6 होती है, ठीक। इतना जान हम लोगों ने 2 मिनरल्स के बारे में पढ़ा। पहला मिनरल हॉर्नब्लेंड या फिर दूसरा मिनरल अगाइड या पायरॉक्सिन। इसका ये प्रॉपर्टी है कि हॉर्नब्लेंड से की तरह ही होता है, मतलब आपको हॉर्नब्लेंड की तरह ही रहेगा परंतु उससे मजबूत होगा। इसका डेंसिटी इतना होगा, इसकी ये हाइड्रेशन के बाद क्लोराइड में बदल जाएगा। कौन, अगाइड। जो हॉर्नब्लेंड एम्फीबुल होता है वो विघटन के बाद क्लोराइड में बदल जाता है। अब हम लोगों ने क्लोराइड पढ़ा, तो जानते हैं कि क्लोराइड क्या होता है, या उससे पहले माइका देख लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इग्निशियस रॉक जो होते हैं ना, उन रॉक मतलब वो रॉक जो बनी होती है इग्निशियस रॉक, उन रॉकों में जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो वही होते हैं। तीसरा हम लोग देख लेते हैं माइका। तीसरा हम लोग का मिनरल है माइका ना। माइका को 2 नाम हो जाए, मस्कोबाइट या बायोटाइट ना। मस्कोबाइट जो है उसको बोलेंगे व्हाइट माइका या पोटास माइका ना, पोटास माइका। और जो बायोटाइट होगा उसको बोलेंगे ब्लैक माइका। हम लोग देखना जो माइका होगा इसकी हार्डनेस 2 से 3 होती है ना। माइका की हार्डनेस क्या होती है, 2 से 3 हार्डनेस ना। आप पॉइंट वाइज लिखते जाना। माइका की हार्डनेस होती है क्या होती है, 2 से 3 होती है, ठीक। और जो मस्कोबाइट होता है उसको व्हाइट माइका या पोटास माइका कहते हैं। और जो बायोटाइट होता है वो ब्लैक माइका होगा। लेकिन बायोटाइट विघटन के बाद क्लोराइड में बदल जाता है। कौन, बायोटाइट ना, ब्लैक माइका, ठीक। इसको हम 2 नाम से जानते हैं, माइका, मस्कोबाइट या बायोटाइट, ठीक। तो ये हमारा तीसरा मिनरल्स था ना। और इसके बाद बहुत ज्यादा मिनरल्स का नाम हम लोग क्लोराइड। तो हम चलिए क्लोराइड के बारे में देखते हैं। आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, ठीक। ये सब जितने हैं सब आपको याद होने चाहिए बिल्कुल, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बस पढ़ाई का समझाने की तो समझाने काम, इसके बाद याद करने का काम आपका होगा ना। इसको हम बात करते हैं क्लोराइड की ना। क्लोराइड ना, क्लोराइड। चलो क्लोराइड ना, क्लोराइड का क्या खासियत ना, क्लोराइड ओके। तो कह सकते हैं ये कलर में ग्रीन कलर का होता है ना, ये कलर में ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये कलर में ग्रीन कलर का होता है। इसमें दूसरा लिख सकते हैं
ये अगाइट ना, हॉर्नब्लेंड ना, और बायोटाइट के, सॉरी वहां पे बायोटाइट ऐसे लिख लेना ना, बायोटाइट के विघटन से प्राप्त होता है या बनता है, प्राप्त होता है ना। ये हमारा चौथा मिनरल्स था, ठीक, क्या था, चौथा मिनरल्स, ठीक। अब पांचवा मिनरल्स ना, पांचवा मिनरल्स ले लेते हैं फेल्सपार ना। फेल्सपार के 3 नाम होते हैं, आर्थोक्लाज या फिर आर्थोक्लाज या प्लाजियोक्लाज। आर्थोक्लाज, प्लाजियोक्लाज ना। जो आर्थोक्लाज होता है वो एल्युमिनियम सिलिकेट विथ पोटास। जो आर्थोक्लाज होता है उसको बोलते हैं एल्युमिनियम सिलिकेट विथ पोटास। इसके, और जो प्लाजियोक्लाज होता है, प्लाजियोक्लाज, इसको 2 पार्ट में, और अल्बाइट या एर्नोटाइट ना, अल्बाइट या एर्नोटाइट। जो अल्बाइट होता है वो होता है सोडियम एल्युमिनियम विथ सोडा ना, सोडियम एल्युमिनियम विथ सोडा, सोडियम एल्युमिनियम या एल्युमिनियम सिलिकेट विथ सोडा ना, एल्युमिनियम, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, चलो पर इसको लिख देते हैं। जो हमारा आर्थोक्लाज होता है वो एल्युमिनियम सिलिकेट विथ पोटास का होता है ना। अभी जो प्लाजियोक्लाज ना, जो प्लाजियोक्लाज होता है वो इस 2 प्रकार, इसको कह सकते हैं ना 2 प्रकार, क्या है, एल्यूमिनियम सिलिका विथ सोडा, या इसको ऐसे भी करते हैं सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट ना, इसको बोल सकते हैं एल्युमिनियम सिलिकेट विथ एल्यूमिनियम सिलिकेट विथ लाइम, या इसको बोल सकते हैं कैल्शियम एल्युमिनियम सिलिकेट, कुछ भी कह सकते हैं ना, लाइम कैल्शियम ना। अब ये जो होता है इसको बोलते हैं अल्बाइट, इसको बोलेंगे एर्नोटाइट ना, एर्नोटाइट ना, एर्नोटाइट, अल्बाइट और एर्नोटाइट। मतलब जो फेल्सपार होता है उसको आर्थोक्लाज, ज्यादातर आर्थोक्लाज से नाम जाते हैं। जो आर्थोक्लाज होता है उसमें एल्युमिनियम सिलिकेट विथ पोटास होता है, और फेल्सपार 2 आर्थोक्लाज या प्लाजियोक्लाज एल्युमिनियम सिलिकेट विथ सोडा या एल्युमिनियम सिलिकेट विथ लाइम। जो एल्युमिनियम सिलिकेट विथ सोडा होगा उसको बोलेंगे अल्बाइट, और जो एल्युमिनियम सिलिकेट विथ लाइम होगा उसको बोलेंगे एर्नोटाइट। तो हम लोगों ने देखा 5 प्रकार के मिनरल्स पढ़े। चलो अब आगे देखते हैं छठा मिनरल्स क्या है हमारा। छठा मिनरल्स इंडिगेनसियस रॉक, जो हमारा छठा मिनरल्स होगा। फेल्सपार के बाद क्या हो सकता है, ठीक, छठा मिनरल्स ना, फेल्सपार हो गया। इसको हम लोग पढ़ना है क्वार्ट्ज क्या है, क्वार्ट्ज ना। इसमें लिख सकते हैं क्वार्ट्ज जो होता है ये क्रिस्टल क्वार्ट्ज, इसकी हार्डनेस 7 होती है, इसकी हार्डनेस 7 होती है ना। हार्डनेस जो होती है वो मुंह स्केल पे, ठीक, इसकी हार्डनेस 7 होती है, ठीक। यह सिलिका ऑक्साइड, यह सिलिका ऑक्साइड
ऑक्साइड के ना, ये सिलिका ऑक्साइड के का बना होता है। सिलिका ऑक्साइड का होता है ना, का होता है ना। इसके इसके ट्रांसपेरेंट्स भाग को, या इसके ट्रांसपेरेंट्स भाग को ना, इसी के ट्रांसपेरेंट्स ना, यानी इसके ट्रांसपेरेंट्स भाग को, इसके ट्रांसपेरेंट्स भाग को रॉक क्रिस्टल के नाम से, रॉक क्रिस्टल। और इसके ट्रांसपेरेंट्स या ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट कंपैक्टेड मास को ना हॉर्नस्टोन के नाम से ना। इस पे एसिड का प्रभाव, या इस पर अगला पॉइंट में लिख लेना, इस पर वातावरण का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। किस पे? क्वार्ट्ज पे। या इस पे ये भी लिख सकते, लिख लेना एक लाइन कि इस पर एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता ना, क्वार्ट्ज, ठीक, एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता ना। इतना। इसके बाद भी ये हमारा कौन सा था? ये हमारा 7वां था ना, 7वां मिनरल्स था, ठीक। अब इसके बाद आता है, लिख लेना, ठीक, या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। ये बस समझने की, इसको आपको याद करने की जरूरत। अब हमारा आ जाएगा ओल्वाइन। तो ये जनरली सर्पेंटाइन में चेंज होता है। ओल्वाइन जनरली सर्पेंटाइन में चेंज हो जाएगा। जो सर्पेंटाइन होगा ये भी एक प्रकार का हमारा सर्पेंटाइन, ठीक।